हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास ग्रहदाह का 9वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। नए जूते की तीखी चिकोटी को चुपचाप बर्दाश्त करके जो बेपरवाह होने का दिखावा करता है, ठीक उसी आदमी जैसा सुरेश ने हंसी खुशी में तमाम दिन काट दिया। लेकिन दूसरे से, जिसे और भी छिपे तौर पर उस चिकोटी की पीड़ा सहनी पड़ी, ऐसा करते ना बना। पति के अटूट गांभीर्य के आगे इस घिनौनी बनावट और बेहयाई के क्षोभ और अपमान से उसे सिर पीट कर मरने को जी चाहने लगा। उसे वह मन की ओर से बेशक आज भी नहीं पहचान पाई थी, पर बुद्धि की ओर से पहचाना था। उसने साफ देखा कि इस तेजस्वी बुद्धि वाले स्वल्पभाषी व्यक्ति के सामने यह नाटक नितांत विफल हो रहा है, और शर्म की स्याही हर पल मानो उसी के चेहरे पर गाढ़ी पुतती जा रही है। आज सुबह के बाद महिम कहीं बाहर नहीं गया, सो दिन से लेकर रात को भोजन तक प्रायः सारा समय इसी तरह बीत गया। रात में बड़ी देर तक बिछावन पर झटपट करते हुए अचला ने कहा, रात भर बत्ती जलाकर पढ़ने से दूसरा कोई सो नहीं सकता। तुमसे इतनी भी दया की क्या मैं आशा नहीं कर सकती? उसकी उस आवाज से चौंक कर महिम ने बत्ती उतार दी। कहा, मुझसे गलती हो गई, माफ करो। और उसने बत्ती बुझा दी। किताब रखकर बिस्तर पर लेट रहा। इस मांगी हुई कृपा को पाकर अचला ने एहसान नहीं जताया, लेकिन इससे उसकी नींद में भी कोई सुविधा न हुई, बल्कि जितना ही समय बीतने लगा, यह मौन अंधेरा मानो पीड़ा से बोझिल होकर हर पल उसके लिए दुस्सह हो उठने लगा। जब सहा नहीं गया, तो उसने धीरे धीरे पूछा, अच्छा, जानते हो, अजानते हो, दुनिया में गलती करने से ही सजा भोगनी पड़ती है, यह क्या सच है? महिम ने सहज ही उत्तर दिया, पंडित लोग ऐसा ही तो कहते हैं। अचला फिर जरा देर चुप रही। उसके बाद बोली, तो फिर हम दोनों ने जो गलती की है, जिसका बुरा अंजाम आरंभ से ही शुरू हो गया है, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, अंदाज कर सकते हो तुम? महिम ने कहा, नहीं। अचला बोली, मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन सोच सोच कर मैंने इतना भर समझा है कि और बातें छोड़ भी दें तो भी मर्द होने के नाते इस सजा का ज्यादा हिस्सा मर्द को उठाना चाहिए। महिम बोला, थोड़ा और सोचो तो देखोगी, औरत का बोझ इससे एक तिल भी कम नहीं होता। मगर यह मर्द है कौन, मैं या सुरेश? अचला सिहर उठी। महिम अंधेरे में भी जान गया। थोड़ी देर चुप रहकर अचला ने कहा, कभी मेरे मुंह पर ही तुम मेरा अपमान करना शुरू कर दोगे, यह मैंने नहीं सोचा था। और यह भी जानती हूँ कि एक बार यह शुरू हो जाए तो कोई कह नहीं सकता कि कहाँ जाकर खत्म होगा। मगर झगड़ना मेरे बस का नहीं, और चूंकि ब्याह हो गया है, इसलिए लड़ झगड़ कर तुम्हारी गृहस्थी करती रहूं, यह भी ना होने का। कल हो चाहे परसों, मैं पिताजी के पास लौट जाऊंगी। महिम ने कहा, तुम्हारे पिताजी चकित होंगे? अचला बोली, नहीं, वे इसको जानते थे, इसलिए बार बार मुझे सचेत करने की कोशिश की थी कि इसका नतीजा अच्छा ना होगा। कलकत्ते में चल सकता है, लेकिन गवई गांव में समाज, सगे संबंधी, हित मित्र सबको छोड़कर सिर्फ स्त्री के साथ किसी का ज्यादा दिन नहीं चल सकता। लिहाजा वे और चाहे जो हों, चकित नहीं होंगे। महिम ने कहा, तो तुमने उनकी मनाही मानी क्यों नहीं? जी जान से एक उच्छ्वसित निश्वास को दबाकर वह बोली, मैं समझती थी बिना समझे बूझे तुम कुछ भी नहीं करते। महिम बोला,
वह ख्याल जाता रहा क्या? अचला बोली, हाँ। महिम ने कहा, इसलिए साझेदारी के व्यापार में मुनाफा ना हुआ, यह जानकर दुकान उठाकर लौट जाना चाहती हो? अचला बोली, हाँ। महिम कुछ क्षण चुप रहकर बोला, तो फिर चली जाना। लेकिन तुमने अगर इसे व्यापार समझना ही सीखा है, तो मुझसे तुम्हारे विचार का कभी मेल ना होगा। मगर यह भी ना भूलना कि व्यापार को समझने में भी समय लगता है। तुम्हारी यह धारणा कभी टूटे तो मुझे सूचित करना, मैं जाकर लिवा लाऊंगा। अचला की आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़क पड़ी। हाथ से उसे पोंछकर कुछ देर वह स्थिर रही, फिर कंठ स्वर को संयत करके बोली, भूल किसी से बार बार नहीं होती। मैं नहीं समझती कि तुम्हें यह कष्ट कभी उठाने की जरूरत पड़ेगी। महिम बोला, जिसे समझा नहीं जा सकता उसे भविष्य कहते हैं, इसलिए उस भविष्य की फिक्र भविष्य पर छोड़कर आज तो मुझे बख्शो। मुझसे अब बकबक नहीं किया जाता। अचला को चोट लगी, बोली, मजाक कर रहे हो? मजाक करना भूल है, लेकिन सच ही मैं कल परसों चली जाना चाहती हूँ। महिम ने कहा, मैं सचमुच तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। अचला अचानक तैश में आकर बोली, तुम क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे रोक कर रखोगे? यह हरगिज नहीं कर सकते, पता है। महिम ने शांत स्वर में सहज भाव से कहा, ठीक है, मगर वह भी आज रात की बात नहीं, कल परसों जब जाओगी सोच कर देखा जाएगा। कहकर उसने तकिए को उल्टा कर बात कतई बंद कर दी और थोड़ी ही देर में सो भी गया शायद। सवेरे चाय के लिए बैठकर सुरेश ने पूछा, महिम तो शायद आज भी खेतों की निगरानी को निकल गया है। अचला सिर हिलाकर बोली, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका अपना नियम नहीं टूट सकता। चाय का प्याला होठों से अलग करते हुए सुरेश ने कहा, एक हिसाब से वह हम लोगों से बहुत अच्छा है। उसके काम की एक गति है जो कल के पहिए सी तब तक जरूर चलेगी जब तक उसमें कुंजी भरी है। अचला ने कहा, आप क्या कल से होने को ही ठीक कहते हैं? सुरेश गर्दन पर बल देकर बोला, हाँ कहता हूँ, क्योंकि ऐसा कर सकना अपनी क्षमता के बाहर है। दुर्बल होना भी कितना बड़ा गुनाह है, यह तो मैं जानता हूँ। इसलिए जो स्थिर मिजाज का है, उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन आज मुझे छुट्टी दो, मैं चलूं। अचला तुरंत राजी हो गई, बोली, जाइए, मैं कल जाऊंगी। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, तुम कहाँ जाओगी कल? अचला बोली, कलकत्ते। सुरेश बोला, अचानक? कहाँ? कल तो यह इरादा नहीं सुना था। अचला ने कहा, पिताजी बीमार हैं, उन्हें देखने जाऊंगी। सुरेश के चेहरे पर उद्वेग की छाया उग आई, बोला, बीमार पिता को देखने की इच्छा दुनिया में अनहोनी नहीं, मगर डर लगता है, कहीं मेरे कारण नाराज वाराज होकर। अचला ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सामने से जद्दू जा रहा था। सुरेश ने पुकार कर पूछा, क्यों रे जद्दू, तेरे बाबूजी खेत से लौट आए? जद्दू ने कहा, जी, आज सवेरे तो वे कहीं गए ही नहीं, अपने पढ़ने के कमरे में सो रहे हैं। अचला झटपट गई, दरवाजे से झांक कर देखा, महिम एक कुर्सी पर ओठंग कर सामने की मेज पर दोनों पांव रखे सो रहा है। रात की अधूरी नींद कोई इस तरह पूरी कर रहा है, यह कोई अनोखी बात नहीं। लेकिन अचला के आश्चर्य का वास्तव में ही ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि उसके पति दिन का काम बंद करके असमय में सो गए हैं। वह पैर दबाए अंदर गई और चुपचाप उसकी ओर ताकने लगी। सामने के झरोके में से छनकर सवेरे की हल्की आभा उस सोए हुए मुखड़े पर पड़ रही थी। आज अचानक ही एक ऐसी चीज पर नजर पड़ी जिसे इसके पहले उसने कभी नहीं देखा था। आज उसने देखा, शांत मुखड़े पर मानो अशांति का महीन जाल सा पड़ा है। ललाट पर जो कुछ लकीरें झलक रही हैं,
साल भर पहले वे नहीं थी। उसे लगा सारा चेहरा किसी छिपी वेदना से श्रांत और पीड़ित है। वह चुपचाप आई थी, चुपचाप ही चली जा रही थी, लेकिन पीकदान को पैरों की ठोकर लग गई। उसी आहट से महिम ने आंखें खोल दी। अचला ने पूछा, इस समय सो रहे हो? तबीयत तो खराब नहीं है? महिम ने आंखें मलते हुए कहा, क्या पता, तबीयत खराब नहीं, यही तो ताज्जुब है। अचला ने और कुछ न पूछा, कमरे से बाहर चली गई। खा पी चुकने के बाद सुरेश जाने की तैयारी कर रहा था। महिम पास ही एक कुर्सी पर बैठकर उससे बात कर रहा था। अचला दरवाजे के पास आकर बिना किसी भूमिका के बोल उठी, मैं भी कल जा रही हूँ। सुविधा हो तो आप जरा पिताजी से मिल लेंगे? सुरेश ने अचरज से कहा, अच्छा। फिर महिम की तरफ निगाह करके पूछा, भाभी जी को तुम कल ही कलकत्ते भेज रहे हो क्या? स्त्री की इस जबरदस्ती खिलाफत से महिम जल भुन उठा, परंतु चेहरे के भाव को प्रसन्न रखकर ही वह बोला, दूसरी कोई अड़चन नहीं थी, पर देहात के गृहस्थ घर में नाटक करने का रिवाज नहीं। कल क्या, आज ही तुम्हारे साथ भेज सकता था। सुरेश का चेहरा शर्म के मारे तमतमा उठा। यह देखकर अचला तुरंत जबरन हंसती हुई बोली, सुरेश बाबू, हम लोगों का घर शहर में है, इसके लिए शर्म महसूस करने की कोई वजह नहीं। बीमार पिता को देखने जाना अगर गांव में जायज नहीं है, तो मेरे ख्याल में अपने शहर का नाटक कहीं बेहतर है। ना हो तो आज भर आप रुक जाए ना सुरेश बाबू, कल साथ ही चलेंगे। उसकी इस बेहद ढिठाई से सुरेश का चेहरा फक हो गया। वह सिर झुकाकर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे रुकने की अब गुंजाइश नहीं भाभी जी, जाना हो तो कल जाइए आप, मैं तो आज ही चला। कहते कहते उत्तेजना में वह अचानक बैग लेकर खड़ा हो गया। उसकी उत्तेजना के इस आवेग से अचला को भी एक बार मानो भूल से झकझोर दिया। वह व्याकुल होकर बोल उठी, गाड़ी को अभी काफी देर है सुरेश बाबू, तुरंत मत जाइए, रुक जाइए थोड़ी देर, कृपा करके मेरी दो बातें सुन जाइए। उसके आर्त करुण अनुरोध से दोनों ही श्रोता चौंक उठे। अचला बिना किसी तरफ देखे कहने लगी, मैं आपके किसी भी काम ना आ सकी सुरेश बाबू, मगर आपके सिवा हमारा बुरे वक्त का मित्र कौन है? आप जाकर पिताजी से कह दें, इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है, कहीं जाने नहीं देंगे, मैं यहाँ मर जाऊंगी। आप लोग मुझे यहाँ से ले चलें सुरेश बाबू, जिसे प्यार नहीं करती उसकी गिरस्ती करने को आप लोग मुझे यहाँ ना छोड़ें। महिम बेहुआ सा चुपचाप ताकता रहा। सुरेश ने मुड़कर दोनों आंखें ढमकाकर जोर से कहा, तुम्हें पता है महिम, वे ब्रह्म हैं, स्त्री हुई तो क्या, इन पर पाशविक बल प्रयोग का तुम्हें अधिकार नहीं। महिम जरा देर के लिए खो सा गया था। अपने को जब्त करके उसने कहा, तुम किस लिए क्या कर रही हो, जरा सोच कर देखो अचला। फिर वह सुरेश से बोला, पशु बल या मनुष्य बल, मैंने कभी किसी पर किसी भी बल का प्रयोग नहीं किया। खैर, अगर रुक सको तो तुम आज रुक ही जाओ सुरेश, कल इन्हें साथ लेकर ही जाना, मैं खुद जाकर गाड़ी पर सवार करा आऊंगा, इससे गांव वालों की आंखों को इतना बुरा भी ना दिखेगा। कुछ क्षण रुक कर बोला, मुझे जरा काम है, मैं जाता हूँ। आज अब जब जाना ही ना हुआ तो कपड़े बदल डालो सुरेश, मैं आधे घंटे में लौट आता हूँ। और वह धीरे धीरे बाहर हो गया। अचला जैसी खड़ी थी, मूरत की नाई चौखट थामे उसी तरह खड़ी रही। सुरेश 1 मिनट तो सिर झुकाए खड़ा रहा, फिर ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, वाह, मजे का अभिनय हो गया एक अंक का, तुमने भी कुछ बुरा नहीं किया, मगर मैंने तो कमाल का किया। उसके घर में उसी की स्त्री के लिए उसी पर आंखें तरेड़ दी मैंने, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और मेरे दोस्त एक मीठी हंसी हंसकर मानो वाहवाही देकर चल दिए। मैं शर्त बंध कर यह कह सकता हूँ अचला, वह सिर्फ जी खोलकर हंसने के लिए
काम का बहाना बनाकर चला गया। खैर, ज़रा आईना तो ला दो भाभी, एक बार देख लूँ क्या शक्ल बनी है अपनी। यह कहने के बाद सुरेश ने देखा अचला का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। वह कुछ बोली नहीं, सिर्फ एक लंबा निश्वास छोड़कर वहाँ से चली गई। जिस सेज को छूने में भी अचला को आज नफ़रत होनी चाहिए थी, रोज़ की तरह शाम को वही सेज जब वह बिछाने के लिए कमरे में गई, तो उसका मन कहाँ और किस दिशा में था, जिनको भी मानव मन की थोड़ी बहुत जानकारी है, उनसे यह अजाना नहीं रह सकता। मशीनी पुतले की नाई नियमित काम करके जब वह लौट रही थी कि सामने की मेज पर नज़र पड़ गई और एक सांस में वह पैड पर पड़ी एक छोटी सी चिट्ठी को पढ़ गई। महज 2-3 पंक्ति, दिन नहीं, तारीख नहीं। मृणाल ने लिखा था, संजले दादाजी, आखिर कर क्या रहे हो यह? परसों से तुम्हारी राह देखते देखते तुम्हारे मृणाल की आंखें घिस गई। बड़ी देर तक अचला की पलक नहीं हिली। ठीक पत्थर की बनी प्रतिमा जैसी पलक विहीन दृष्टि उसी एक पंक्ति पर गड़ाए वह स्थिर खड़ी रही। यह चिट्ठी कब की है, कब, कौन दे गया, यह सब उसे कुछ भी मालूम नहीं। मृणाल का घर किधर को है, किस मुंह को है, उसके घर का दरवाजा किस रास्ते पर, क्यों वह इस उत्सुकता और आकुलता से राह में अपनी नज़र बिछाए है, कुछ भी जानने की गुंजाइश नहीं। सामने स्याही की यह लकीर सिर्फ इतना ही बता रही थी कि जाने किस परसों से कोई किसी की राह में नज़र बिछाकर अपनी आंखें चौपट कर रही है, मगर दर्शन नहीं मिलते। इधर उस झुटपुटे कमरे के अंदर एकटक देखते देखते उसकी अपनी आंखें दुख से दुखा गई और काले काले हरूफ पहले तो धुंधले, फिर मानो छोटे छोटे कीड़ों से कागज पर रेंगने लगे। पता नहीं कब तक वह इसी तरह देखती रह जाती, लेकिन अपने अजानते अब तक उसके अंदर जो निश्वास जमता आ रहा था, वही अब रुंधे स्रोत के बांध तोड़ देने की तरह अचानक जोर से निकल पड़ा। तो उसी की आवाज से चौंक कर वह आपे में आई। नजर उठाकर बाहर देखा, आंगन में सांझ का अंधेरा उतर आया था और जद्दू बाहर के कमरे में लालटेन देने के लिए चला जा रहा था। पूछा, जद्दू, बाबू लौट आए? जद्दू ने कहा, नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं लौटे। अब अचला को याद आया, दोपहर के उस शर्मनाक अभिनय के एक अंक के बाद ही वे बाहर गए हैं और तब से नहीं लौटे। पति के रोज-रोज के रवैये में आज उसे ज़रा भी संदेह न रहा। सुरेश के आने के बाद से घर में झगड़ा-लड़ाई का रोज-रोज एक ऐसा सिलसिला जारी हुआ कि उसमें उलझकर अचला और सब कुछ भुला बैठी थी। वह अपने पति को प्यार नहीं करती, मगर गलती से उससे विवाह किया है, इसी भूल की जिंदगी भर गुलामी करने के खिलाफ उसका चंचल मन बगावत की घोषणा करके रात दिन जूझ रहा था। मृणाल की बात वह एक तरह से भूल गई थी, पर आज सांझ के धुंधलके में जब उसी मृणाल की एक पंक्ति सारी जलन लिए पलटकर वह आई, तो पल में यह प्रमाणित हो गया कि भूल से अपना पति बनाए हुए पुरुष का और किसी नारी से अनुरक्त होने का संदेह जी को जलाने के लिए दुनिया की और किसी चिंता से हरगिज छूटा नहीं। उसने फिर एक बार चिट्ठी पढ़ने के ख्याल से हाथ बढ़ाया, लेकिन गहरी घृणा से उसका हाथ आप ही लौट आया। चिट्ठी वहीं खुली पड़ी रही। अचला बाहर आई और खंबे के सहारे स्तब्ध खड़ी रही। अचानक उसे लगा, सब झूठ है। यह घर द्वार, पति परिवार, खाना पहनना, सोना बैठना, कुछ भी सत्य नहीं। किसी भी चीज के लिए मनुष्य को हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं। आदमी केवल मन के भ्रम से ही छटपटाता रहता है, वरना क्या शहर, क्या झोंपड़ा और राजमहल ही क्या, पति पत्नी, माँ बाप,
भाई बहन का रिश्ता ही कहाँ? आखिर किस लिए यह लड़ाई झगड़ा रोना पीटना? दोपहर की उस उतनी बड़ी घटना के बाद भी जो पति स्त्री को अकेली छोड़कर घंटों बाहर रह सकता है, उसके मन की बात को जानने के लिए सिरदर्द ही क्यों? सब झूठ है, सब कुछ धोखा है, मरीचिका सा ही भ्रम है। परंतु दुनिया उसके लिए ऐसी सूनी नहीं हो जाती यदि वह मृणाल की भाषा पर सारी चिंता न लगाकर मृणाल को ही जरा समझने की कोशिश करती। दूसरी स्त्री से इस गंवई सदा आनंदमयी नारी के आचरण की तुलना करती तो उसकी बातों की कालिमा ही उसके मन को इस कदर काला शायद नहीं कर पाती। जद्दू उधर से लौटा। लौटकर उसने कहा, बाबूजी ने पूछा, चाय का पानी उबल गया है? अचला मानो नींद से जागी, पूछा, किन बाबू ने? जद्दू ने जोर देकर कहा, जी अपने बाबूजी ने, वे लौट आए हैं। चाय का पानी तो कब का तैयार हो चुका है माँ जी। अच्छा, चलती हूँ। अचला रसोई की ओर बढ़ी। थोड़ी देर में चाय और नाश्ता नौकर के हाथ देकर वह बाहर गई। देखा, वहीं अंधेरे बरामदे में पायचारी कर रहा है और सुरेश कमरे में लालटेन के सामने ध्यान से अखबार पढ़ रहा है। गोया किसी को किसी की मौजूदगी का आज पता ही नहीं। इस अत्यंत लज्जाकर संकोच ने जो इन दो आजीवन मित्रों के सहज शिष्टाचार की राह भी बंद कर दी है, उसके उपलक्ष्य की याद से अचला के कदम आप ही आप रुक गए। अचला को देखकर महिम ने खड़े होकर पूछा, सुरेश को चाय देने में इतनी देर हो गई? अचला के मुंह से बात ही ना निकली। वह कुछ देर सिर झुकाए खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अंदर आई। जद्दू चाय का सामान मेज पर रखकर बाहर चला गया। सुरेश ने अखबार से नजर हटाई और कहा, महिम कहाँ है? अभी लौटा नहीं है? उसका कहना था और महिम अंदर आया। एक कुर्सी खींचकर बैठा, किंतु वह 10 एक मिनट उसके कान के पास ही बरामदे में चहलकदमी कर रहा था। यह बताने का उसने प्रयोजन नहीं समझा। फिर सब चुपचाप नजर झुकाए हुए ही अचला ने 2 प्यालों में चाय बनाई। एक प्याला सुरेश को दे दूसरा पति की ओर बढ़ाकर चुपचाप चली जा रही थी कि महिम की पुकार पर खड़ी हो गई। महिम ने कहा, जरा रुक जाओ, और झट से उठकर किवाड़ की चटखनी बढ़ा दी। लम्हे में सुरेश को उसकी 6 नली पिस्तौल की याद आ गई और हाथ का प्याला डगमगाया। छलक कर कुछ चाय नीचे गिर पड़ी। मुर्दे की तरह अपना चेहरा फीका बनाकर उसने पूछा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उसकी आवाज, उसकी सूरत और सवाल करने के ढंग से तुरंत अचला को भी वही शंका हुई और उसके सिर के बाल तक खड़े हो गए। उसने चीखने की भी शायद कोशिश की, मगर वह कोशिश कामयाब न हुई। अचला का यह हाल देखकर महिम समझ गया। सुरेश की ओर ताककर बोला, कहीं नौकर ना आ जाए इसलिए, नहीं तो अपनी पिस्तौल जैसे सदा बक्स में बंद रहती है, आज भी बंद पड़ी है। तुम लोग इस कदर डर जाओगे यह मालूम होता तो दरवाजा नहीं बंद करता। सुरेश ने चाय का प्याला रख दिया और मानो हंस रहा हो ऐसा चेहरा बनाकर बोला, खूब, डरने क्यों लगा? तुम मुझ पर गोली चलाओगे? खूब, जान का डर? मुझे? कब कब देखा तुमने? खैर, जो हो। उसकी बेसिलसिलेवार कैफियत खत्म होने के पहले ही महिम ने कहा, तुम्हें डरते सच ही कभी नहीं देखा। जान की ममता तुम्हें नहीं है, यही मैं जानता था। सुरेश, तुम्हारे अपने दुख से तुम्हारे पतन की चोट मेरे कलेजे में आज ज्यादा लगी, जो तुम जैसे आदमी को भी इतना गिरा दे। ना सुरेश, कल तुम जरूर घर चले जाओ, किसी बहाने अब रुको मत। सुरेश फिर भी कुछ जवाब देना चाह रहा था, लेकिन अब की उसके गले की आवाज भी ना निकली। वह गर्दन भी ना उठा सका। उसके अजानते ही मानो गर्दन झुक गई। तुम अंदर जाओ। अचला,
कहकर दरवाज़ा खोलकर महिम अंधेरे में बाहर निकल गया। अब सुरेश ने सिर उठाया, जबरदस्ती हंसकर बोला, सुन लो जरा बात, जाने ऐसी कितनी बंदूक पिस्तौल से लेकर बुढ़ा हो गया, अब उसकी टूटी फूटी पिस्तौल के डर के मारे मर गया मैं। हंसी आती है। और सुरेश खींच खींच कर हंसने लगा। उसकी हंसी में सांस देने लायक अचला के सिवा कमरे में कोई न था। अचला लेकिन जैसे सिर झुकाए खड़ी थी, वैसे ही कुछ देर खड़ी रही, फिर बगल के दरवाजे से चुपचाप अंदर चली गई। घंटे भर बाद महिम अपने कमरे में आया, देखा कोई नहीं है। बगल के कमरे में जाकर देखा, जमीन पर चटाई बिछाकर हाथ पर मुंह रखे अचला लेटी है। पति को अंदर आते देख वह उठ बैठी। पास ही एक खाली चौकी पड़ी थी। उस पर बैठकर महिम ने कहा, तो कल तुम्हारा मैके जाना तय है ना? अचला नीचे देखती रही, कुछ बोली नहीं। महिम ने थोड़ा इंतजार करके कहा, जिसे प्यार नहीं करती उसी की गृहस्थी संभालो, पति होकर भी मैं तुम पर इतना बड़ा जुल्म नहीं ढा सकता। मगर अचला फिर से बुत बनी बैठी रही। यह देख महिम कहने लगा, लेकिन तुमसे मुझे दूसरी शिकायत है। मेरा स्वभाव तो जानती हो, ब्याह के दिन से ही तो नहीं, बहुत पहले से भी तो मुझे जानती थी कि सुख या दुख जो भी हो, अपने हक के सिवा तिल भर भी ऊपरी पाने की उम्मीद मैं नहीं रखता, मिलने पर भी नहीं लेता। मोहब्बत पर जो जबरदस्ती नहीं चल सकती अचला, मोहब्बत ना कर सको तो दुख की चाहे हो, शर्म की बात नहीं। फिर क्यों नाहक इतने दिनों से कष्ट झेल रही थी? मुझे जताए बिना ही यह क्यों सोच लिया था कि मैं तुम्हें रोक रखूंगा? वे तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएंगे, तभी तुम्हारी जान बचेगी। और मुझे कहने से क्या कोई उपाय नहीं होता? तुम्हारी जान की कीमत क्या केवल वही समझते हैं? आंसू से स्पष्ट हुई आवाज को भरसक, सहनीय और स्वाभाविक करती हुई अचला ने कहा, तुम भी तो प्यार नहीं करते? महिम ने चकित होकर कहा, यह किसने कहा? मैंने तो कहा नहीं कभी। अचला को गर्म होते देर न लगी, बोली, कहना ही क्या सब कुछ है? मुंह की बात ही केवल सच होती है, बाकी सब झूठ। गुस्से में मन के कष्ट से जो बात मुंह से निकल पड़ती है, उसी को सत्य मानकर तुम जबरदस्ती क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह तौल तौल कर नहीं कह पाऊं तो क्या ढकेल कर डुबा देना चाहिए? कहते कहते गला रुंध गया। महिम कुछ भी ना समझ सका, बोला, इसका मतलब? उमड़ती हुई रुलाई को दबाकर अचला बोली, यह ना सोचो कि तुम्हारे जैसे सावधान आदमी भी झूठ को सदा छिपाकर रख सकते हैं। तुमसे भी कितनी भूल हो सकती है, इसका सबूत अपनी मेज पर जाकर देखो, सिर्फ हमसे ही। महिम ने हतबुद्धि होकर पूछा, मेरी मेज पर क्या है? मुंह पर आंचल रखकर अचला चटाई पर औंधी लेट गई। उससे कोई जवाब न पाकर महिम धीरे धीरे अपनी मेज देखने गया। पढ़ने के कमरे में मेज पर कुछ किताबें पड़ी थी। 10 मिनट तक उनको उलट पलट कर उनके नीचे बगल में सब देख गया, पर पत्नी की शिकायत का कोई मतलब न निकल पाया। विमूढ़ की नाई लौट चला कि सोने के कमरे में कदम रखते ही मृणाल की चिट्ठी पर नजर गई। उसे उठाकर उसने पढ़ा। पढ़ते ही अंधेरे में जैसे बिजली कौंध जाती हो, महिम को पल भर में रास्ता सूझ गया। अचला का इशारा समझने में जरा भी देर न लगी। चिट्ठी को हाथ में लेकर महिम बिस्तर पर बैठ गया और सोनी निगाहों से बाहर अंधेरे की ओर ताकता रहा। मृणाल पहले दिन जैसे आई थी, जैसे चली गई थी। सौत कहकर उसने अचला से जो जो हंसी मजाक किया, एक एक कर उसे सब याद आने लगा। गंवई गांव के ऐसे मजाकों की जो स्त्री आदि नहीं हो, उसे हर रोज यह कैसा चुभता रहा। और वह खुद भी जब वैसी दिल्लगियों में खुले जी से साथ ना दे सका, बल्कि स्त्री के सामने लज्जित होकर बार बार रोकने की कोशिश की, उसकी वह लज्जा
अगर इस शिक्षिता बुद्धिमती स्त्री के ख्याल में अपराधी की सही शर्म के रूप में जमती गई हो, तो आज उसकी बुनियाद को उखाड़ कर कैसे फेंका जा सकता है? बाहर के अंधेरे में से ही बहुत से सत्य निकलकर उसे दिखाई देने लगे। दिन-दिन अचला का हृदय कैसे हटता गया है, स्वामी संग कैसे दिन-दिन विषाक्त बनता गया है, स्वामी की पनाह उसके लिए कैद कैसे बनती गई है, सब कुछ मानो वह साफ देख पाने लगा। इस दम घोंटने वाली रुकावट से मुक्ति पाने की वह जो आकुल कामना सुरेश के सामने उस समय उबल पड़ी थी, वह उसके अंतरतम की कौन-सी गहराई से निकली थी, यह भी आज महिम के मन की आँखों से अगोचर न रही। अचला को वास्तव में उसने हृदय से प्यार किया था। इतने दिन इतनी पास होते हुए भी उसी अचला के मन की पीड़ा से लापरवाह रहने को उसने अपना बड़ा अपराध गिना। मगर ऐसे तो अब एक पल भी नहीं चलने का। स्त्री के हृदय को फिर से पाने की संभावना भी है या नहीं, वह कितनी दूर हट गया है, आज इसका अंदाज कर सकना भी गैर मुमकिन है। लेकिन अनेक विरोधों से लड़कर भी एक दिन जिसको उसने पति कहकर अपनाया था, उसी से अपमान और फजीहत उठाकर आज उसे लौट जाना पड़ रहा है। इतनी बड़ी भूल से तो उसे आगाह कर ही देना है। महिम उठा, धीरे-धीरे अचला के दरवाजे पर पहुंचा। किवाड़ बंद मिला। ठेल कर देखा, अंदर से बंद था। धीरे-धीरे दो एक बार आवाज दी और जब कोई जवाब न मिला तो नाहक ही उसकी शांति को भंग करने की इच्छा न हुई। इसलिए नहीं, बल्कि एक मुश्किल इम्तिहान से बहरहाल छुटकारा मिल गया, इसलिए जैसे वह बच गया। महिम जाकर बिस्तर पर लेट रहा, लेकिन जिसके लिए सेज सूनी पड़ी रही, वह दूसरे कमरे में जमीन पर भूखी पड़ी है, यह सोच-सोच कर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसे बुलाकर ले आना ठीक है या नहीं, यही आगा पीछा करते-करते बहुत रात बीत जाने पर शायद कुछ देर के लिए उसकी आंखें लग गई थी। एकाएक मुंदी पलकों पर तीखी रोशनी का अनुभव करके उसने आंखें खोल दी। सिरहाने के पास की खिड़की तथा छप्पर की फांकों से बेहिसाब धुएं और प्रकाश से कमरा भर गया था और पास से ही एक ऐसी आवाज उठ रही थी जो कानों में प्रवेश करते ही सर्वांग को बेबस किए देती है। आग कहाँ लगी है, यह तो वह ठीक जान गया, फिर भी कुछ देर के लिए हाथ-पाँव न हिला सका। लेकिन उसी क्षण के अंदर उसके दिमाग में सारी दुनिया घूम गई। उछलकर वह उठ खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। देखता क्या है कि रसोई घर और जिस कमरे में अचला सो रही थी, उसके बरामदे के एक कोने से आग की उठती लपटों ने ऊपर के जामुन गाछ को लाल कर दिया है। गाँव में फूस के घर में आग लग जाए तो बुझाने की कल्पना भी पागलपन है। उसकी कोई कोशिश ही नहीं करता। मोहल्ले के लोग अपने असबाब और गाय गोरू को हटाने में लग जाते हैं और दूसरे टोले के लोग औरत एक तरफ, मर्द एक तरफ खड़े होकर मौखिक हाय हाय करते हैं। कितना सामान जल रहा है, कैसे यह आफत आई, इसी की चर्चा करते हुए जब तक घर जलता रहता है, खड़े रहते हैं। उसके बाद अपने-अपने घर जाकर बाकी रात सो रहते हैं और सवेरे लोटा लेकर मैदान जाते देखे जाते हैं और अगले दिन के लिए उस चर्चा को वहीं खत्म करके नहाने खाने चले जाते हैं। लेकिन किसी के घर की राख की ढेरी दूसरे की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई अड़चन नहीं डालती। महिम देहात का ही था, सब कुछ जानता था, सो नाहक ही शोर मचाकर उसने मोहल्ले के लाखों लोगों की नींद हराम नहीं की। जरूरत भी न थी, क्योंकि उसके आम कटहल के बड़े बगीचे को लांघ कर आग और किसी के घर को छुएगी
यह संभावना न थी। बाहर की कतार के जिन कमरों में सुरेश तथा नौकर-चाकर सोए थे, उन पर आग के फैलने में देर थी। देर न थी सिर्फ अचला वाले कमरे में। उसने उसी के दरवाजे पर जोर का धक्का मारकर पुकारा, अचला! अचला जैसे जग ही रही हो, इस ढंग से बोली, क्या है? महिम बोला, दरवाजा खोलकर निकल आओ। अचला ने थकी सी आवाज में कहा, क्यों? मैं तो मजे में हूँ। महिम ने कहा, देर ना करो, निकल आओ, घर में आग लग गई है। जवाब में अचला भीत कंठ से चीख उठी। उसके बाद चुप। महिम ने फिर घबराकर पुकारने का जवाब भी न दिया। महिम को इसी का डर था, क्योंकि घर में आग लगना क्या होता है, इसकी कोई धारणा ही अचला को न थी। महिम ने समझ लिया। अब तक वह आंखें मूंदे ही बात कर रही थी, लेकिन आंख खोलते ही जिस नज़ारे ने उसको भी कुछ देर के लिए बेबस बना दिया था, उसी बेहिसाब प्रकाश से भरे घर को देखकर अचला का होश जाता रहा। इस दुर्घटना के लिए महिम तैयार ही था। उसने किवाड़ के एक पल्ले को उठाया और संकल खोलकर अंदर हो गया। मूर्छित पड़ी स्त्री को गोदी में उठाकर वह तुरंत बाहर निकल गया। अब घर के और लोगों को जगा देने के लिए वह नाम ले लेकर पुकारने लगा। सुरेश फक हुआ चेहरा लिए बाहर निकल आया। जद्दू आदि नौकर भी दौड़कर निकले। उसके बाद जोरों की एक आवाज से चेत में आकर अचला ने दोनों बाहों से पति की गर्दन पकड़ ली और फफक कर रो पड़ी। सबको लेकर महिम जब बाहर की खुली जगह में आ खड़ा हुआ, तो बड़े कमरे में आग सुलग गई। उसे याद पड़ गया, अचला के गहने पाते आदि जो भी कीमती सामान है, सब उसी में है, और अब थोड़ी भी देर हो तो कुछ भी हाथ नहीं आने का। अचला होश में आ गई थी। वह जोर से पति का हाथ दबाकर बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। बदला चुकाने का यही मौका तुम्हें मिला। मैं तुम्हें उसके अंदर हरगिज नहीं जाने दे सकती। जलने दो, खाक हो जाए सब। बिना गए काम ना चलेगा अचला, कहते हुए जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाकर वह दौड़ता हुआ धुएं के उस पहाड़ में जा धंसा। जद्दू चीखता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। सुरेश अब तक हक्का बक्का सा करीब ही खड़ा था। अचानक वह आपे में आया। अचानक दौड़ने की कोशिश करते ही उसकी धोती का छोर थाम कर अचला ने कठोर स्वर में कहा, आप कहाँ चले? सुरेश ने खींचतान करते हुए कहा, महिम जो गया। अचला रूखे स्वर में बोली, वे तो अपनी चीज बचाने गए। आप कौन हैं? आपको मैं हरगिज नहीं जाने दूंगी। उसके स्वर में स्नेह का नाम भी न था। यह मानो अनाधिकारी के उत्पात को फटकार से दबाया उसने। 2-3 मिनट के बाद ही महिम दोनों हाथ में 2 पेटियां और जद्दू माथे पर एक बहुत बड़ा बक्स लेकर निकला। पेटी को अचला के पैरों के पास रखकर महिम ने कहा, गहने की पेटी को छोड़ना मत। हम लोग जरा कोशिश कर देखें, अगर बाहर के कमरे से कुछ निकाल सकें। अचला के मुंह से एक भी शब्द ना निकला। उसकी मुट्ठी में तब भी सुरेश की धोती का छोर था, वैसा ही रहा। महिम ने एक नजर उधर देखा और जद्दू के साथ तुरंत ओझल हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।